तो बेटा अपन आज स्टार्ट करते हैं बेटा मोल कंसेप्ट के बारे में। देखो मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है वो कोई ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, लेकिन इस चैप्टर की खासियत क्या है बेटा कि आगे आने वाले फिजिकल केमिस्ट्री के जितने चैप्टर हैं सब में इसका रोल है। सब में इसका क्या है बेटा रोल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब चैप्टर में इसका रोल है बेटा। अब अगर हर चैप्टर में इसका रोल है तो हमें समझना पड़ेगा कि ये मोल कंसेप्ट होता क्या है। देखो मोल कंसेप्ट ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक मोल का मतलब क्या होता है तो आप सिंपल सा जवाब दे सकते हो कि एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस नंबर का नाम एक मोल है कि सर कैसे। जैसे मैं कहूँ कि 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, आप कहते हैं 1 किलोग्राम। कैसे। एक दर्जन में कितने होते हैं कि 12। कैसे। कोई लॉजिक नहीं है ना, तो वैसे कोई लॉजिक नहीं है। यार इस नंबर का नाम क्या है, एक मोल है। और इस नंबर को किसने दिया था बेटा, एवोगैड्रो ने। किसने दिया था, तो एन का मतलब नंबर, ए का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को कि सर इसमें तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एन का मतलब नंबर, ए का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो ना ध्यान से कि ये डेफिनेशन शुरुआत में एवोगैड्रो ने कार्बन के बेस पे दी थी, मतलब एक रेफरेंस रखा था उसने कार्बन। क्या बोला था, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम कार्बन। उसने क्या किया बेटा कि कार्बन एटम की काउंटिंग की, किसमें, 12 ग्राम कार्बन में। उसने 12 ग्राम कार्बन लिया और उस 12 ग्राम कार्बन में एटम काउंट करना शुरू किया, और जितने एटम आए उसी का नाम रख दिया एक मोल। बाद में देखा ये नंबर रिपीट होता गया, नाइट्रोजन के 14 ग्राम में, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में, तो उसने इसी चीज को रेफरेंस बना लिया। अब क्वेश्चन उठता है इतना बड़ा नंबर काउंट कैसे कर लिया। तो बड़ा इतना बड़ा नंबर उसने काउंट कर लिया किसकी बेस से, स्टैटिस्टिक्स की बेस से। जैसे हमें पता है किसी कोई भी सिटी है उसमें अगर हमसे कोई पूछे कि डेथ रेट क्या है वहां की, या चाइल्ड बर्थ रेट क्या है, तो क्या घर घर जाके पूछते हैं क्या तुम्हारे कोई मर गया, तुम्हारे कोई पैदावार, नहीं। सिर्फ क्या करते हैं, सर्वे करते हैं कुछ लोगों पे, और उसे क्या करते हैं मतलब टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे जयपुर की कहते हैं कि जयपुर में इम्यूनिटी आगे लोगों में 98% कोरोना की, लेकिन तुम में से किसी को नहीं पूछा कि तुम्हारी इम्यूनिटी 98%, तुम्हारी कोरोना की इम्यूनिटी है कि नहीं है। बस सैंपल में 100-200 लोगों को चेक की और पूरी जयपुर की पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम कहानी बेटा उसने क्या किया कि बहुत छोटे से ग्राम के अंदर उसने काउंट किया और फिर पूरे 12 ग्राम से क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई। तो हमें एक चीज पता लग गई कि बेटा एन एटम, इसको एन बोल सकते हैं कि एन एटम का वजन कितना है बेटा, 12 ग्राम। कार्बन के एन एटम का वजन कितना है, 12 ग्राम, क्योंकि 12 ग्राम में हमें क्या मिला था, एन एटम। इसका नाम एन ही तो है। तो क्या उल्टा बोल सकते हैं, यहां सर उल्टा ही बोल सकते हैं कि भाई हमें 12 ग्राम में एन एटम मिले तो एन एटम का वजन कितना है, 12 ग्राम। इसी तरह हमारे पास एक नई चीज आती है जिसको बोलते हैं बेटा 1 एम्यू। इस एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। होता क्या एटॉमिक मास यूनिट, ये बेटा होता है मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम इंटू 1/12 है। मतलब एक कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट। आ रही बात समझ में कि एक कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट क्या कहलाता है बेटा, आपका 1 एम। बोलो कोई दिक्कत है किसी को कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन उठता है कि मास ऑफ वन कार्बन एटम कैसे लाओगे। क्लियर है भाई, मैंने कहा कि नाम डेफिनेशन रख दी, जैसे इस मार्कर का 12th पार्ट का मास, तो इसके 12 टुकड़ा कर दो, 12वें टुकड़े का जो मास है वो 1 एमयू। ऐसे कार्बन के एक एटम के 12वें टुकड़े का मास, कि सर 12वां टुकड़े का मास निकाले कैसे। तो मुझे पता है कि एवोगैड्रो ने कहा था कि एन एटम का मास कितना है, 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा कि सर एक एटम का मास हो जाएगा 12/Na ग्राम। 12/Na ग्राम, क्योंकि एन एटम का मास क्या था, 12 ग्राम। तो एक एटम का मास क्या होगा बेटा, 12/Na ग्राम। तो रख दो बेटा इसे यहाँ पे 1/12 इंटू 12/Na ग्राम। ये एक कार्बन एटम का मास है, देखो ये रहा, क्योंकि एन एटम का मास 12 ग्राम था तो एक एटम का मास 12/Na ग्राम। तो हमने यहाँ वैल्यू उठा के पुट कर दी, 12 से 12 कट गया, क्या आ गया बेटा, 1/Na ग्राम। क्या आ गया बेटा, 1/Na ग्राम। Na की वैल्यू पता ही है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया और सोल्व किया तो क्या आया, 1.670 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम।
या फिर अगर किलोग्राम में लिखना चाहो तो 1.673 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? चलो जी, नेक्स्ट देखो बेटा, बात करते हैं कि हमें पता है कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है बेटा, वो होता है 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इसी तरह से बेटा एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत है? और इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.13 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, जो कि क्या है बेटा, अब देखो ध्यान से, क्या ये नियर बाय 1 एमयू है? क्या चेक कर लो, यहाँ देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 एमयू के बराबर है कि नहीं है? इस रहा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 एमयू के बराबर है। इसी तरह से क्या ये भी नियर बाई 1 एमयू है? कि हाँ सर ये भी नियर बाई 1 एमयू। तो हम आगे से इनका ना इतना बड़ा नंबर नहीं बोल के सीधा बोलेंगे प्रोटॉन का मास 1 एमयू, न्यूट्रॉन का मास है 1 एमयू। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास क्या बेटा 1 एमयू से बहुत छोटा है कि नहीं है? कि सर बहुत छोटा है। कि कैसे? कि सर देखो 10 की पावर -28, 10 की पावर -24, दोनों में 10 की पावर 4 टाइम, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 10 की पावर 4 टाइम हेवी है, 10,000 गुना ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, इग्नोर करो। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। आई बात समझ में? अब जैसे अगर मैं बात करूं कि एक एटम होता है बेटा, एक एटम क्या होता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके चारों ओर क्या होता है, सर्कुलर पाथ। उन सर्कुलर पाथ में कौन होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। अब बेटा अगर मुझसे कोई पूछे मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, की एक एटम का मास किसके इक्वल है? क्लियर है? तो देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम बाजार गए और बाजार में तुमने क्या लिया बेटा, एक पॉलीथीन, सब्जी से वाले से सब्जी ली, उस पॉली बैग में तुमने 1 किलो आलू लिए, 1 किलो टमाटर लिए, कितने किलो हो गए? 2 किलो। और चलते हुए तुमने उसमें एक मटर का दाना डाल लिया, और रास्ते में चलते गए तुम्हारा दोस्त मिल गया और तुमसे पूछा कि इस पॉली बैग का वजन कितना है, तुम कितना बताओगे? 2 किलो। क्योंकि मटर के दाने को तुम क्या करोगे? इग्नोर। तो सेम कहानी है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है बेटा, मटर के दाने की तरह है, इग्नोर। एटम अपना पॉली बैग है जिसमें बेटा क्या है, आलू टमाटर और मटर, तो मटर को क्या करो? इग्नोर। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर मारो, क्योंकि 10,000 टाइम छोटा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन के मास को आगे से ध्यान रहे में कोई मतलब नहीं, मैं किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं या डाल दूं, उसका मास नेग्लिजिबल है, काउंट ही नहीं करना है। तो जो अगर हमसे कोई मास ऑफ वन एटम पूछे तो हम सिर्फ मास किसका बताएंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। अब मैं तुमसे कहूं कि हमारे पास बेटा n प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1 एमयू। तो 5 प्रोटॉन का 5 एमयू, 10 प्रोटॉन का 10 एमयू, और n प्रोटॉन होते तो हम क्या लिखते बेटा? n एमयू। कितना लिखते? n एमयू। प्लस एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1 एमयू, 5 प्रोटॉन का 5 एमयू, 10 प्रोटॉन का 10 एमयू। तो अगर p नंबर ऑफ प्रोटॉन होते तो एक का 1 एमयू, तो p का p एमयू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? n प्लस p इंटू 1 एमयू। मतलब हमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम करना है और उसमें क्या कर देना है? 1 एमयू से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो बेटा ध्यान से कि हम किसी एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एक्स ए। जेड क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए क्या है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो बेटा सबको? अब देखो बेटा हमें पता लग गया ये जेड क्या बताता है? प्रोटॉन को, और ए क्या बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। एक्स क्या है बेटा? सिंबल ऑफ एलिमेंट। एक्स क्या है बेटा? सिंबल ऑफ एलिमेंट। एक्स हमारा है सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे हम लिखते हैं बेटा Z6C12 है, तो ये 6 कौन है बेटा? कि जो जड़ में लिखा गया वो कौन है? प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या बताता है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने? 12 है। तो प्रोटॉन तो 6 हो गए और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा? कि सर न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। क्या होंगे बेटा? 6। तो हमसे कोई पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएंगे हमेशा किसके बराबर?
जेड के बराबर। किसके बराबर बताएंगे बेटा? जेड के। और हमसे कोई पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो अपन बताएंगे ए माइनस जेड। ए में से जो ए ऊपर वाला होता है ना, इसमें से किसको माइनस कर दो बेटा? जेड को माइनस कर दो। आ रही बात समझ में? इस ए में से जेड को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब जो बेटा सिंपल सी कहानी है, एक सेकेंड। अब जो बेटा अगर अपन बात करें, अगर अपन टेबल बनाए, एक तरफ अपन लिखे एलिमेंट, क्या लिखे बेटा? एलिमेंट। फिर अपन उसमें पता करें प्रोटॉन, फिर अपन पता करें उसमें न्यूट्रॉन, फिर अपन पता करें बेटा मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। तो देखो बेटा अपने पास सबसे पहले एलिमेंट है 1H1। तो देखो 1H1 के जो नीचे लिखा गया जड़ में, वो कौन है बेटा? प्रोटॉन। कौन है बेटा? प्रोटॉन। और जो ये ऊपर लिखा गया ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो ये ए है, और ए में से जेड घटा दो, न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 0। कितने आएंगे? 0। अब मेरे पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो टोटल कितने हुए? 1। और एक का मास 1 mu, तो एक का मास, टोटल मास कितना आ जाएगा? 1 mu। ये एक किसका मास हो गया? एक हाइड्रोजन एटम का। इसी तरह अगर कोई हीलियम का पूछे 2He4, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4, उसमें से प्रोटॉन घटा दो तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। और मास पूछे जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंटू ए म्यू, तो कितना हो जाएगा? 4 mu। 3 लिथियम 7, तो 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन 7 mu। इसी तरह से बेटा 4 बेरिलियम 9, 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन है, तो 9 mu। C6 C12 है, सॉरी बोरॉन वाला रह गया। 4 बेरिलियम 9, उसके बाद में 5 बोरॉन 11, 5 6 और 11 mu। इसी तरह C6 C12 है, 6 6 12 mu। और C7N14 7 7 14 mu। अब इस बात में कहीं प्रूफ नहीं होता कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम होते हैं, अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, सब पॉसिबल है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कि नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा एटॉमिक मास। क्या आता है बेटा? एटॉमिक मास। हाँ बेटा, वो एवरेज एवरेज एवरेज, वो अपन पढ़ेंगे। वो एवरेज एटॉमिक मास होता है जिसका 35.5 होता है, वो एवरेज है। क्या है बेटा? Average। हाँ 35 मान के, या तो 35 या 37, दो आइसोटॉप्स होते हैं, उससे 30.5 से नहीं निकालेंगे ना। अब जो बेटा एटॉमिक मास क्या होता है, ध्यान समझो। जब एटॉमिक मास कुछ नहीं होता बेटा, रेफरेंस है। क्या है कि रेफरेंस कैसे है कि एटॉमिक मास होता है बेटा, एक सेकंड से नीचे ले। तो बेटा किसी भी चीज का अगर आपको एटॉमिक मास पढ़ना है कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है, तो देखो एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास निकालो और डिवाइड कर दो 1 mu से। किससे डिवाइड कर दो? जैसे मैंने निकाला C7N14 का, तो इसके एक एटम का मास कितना है? 14 mu। और मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया? 1 mu से। कितना आया बेटा? 14। कितना आया? 14। मतलब जितने भी एटम के एक एटम का मास निकालो, उसको 1 mu से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इन सबको 1 mu से डिवाइड करूंगा तो mu से तो mu कट जाएगा। इसका मतलब जो एटॉमिक मास है वो कैसी चीज है बेटा? यूनिटलेस। कैसी है बेटा? यूनिटलेस। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। हमारी बात में किसी का भी निकालना, उसको 1 mu से डिवाइड कर दो। है क्या कि सर ये सिंपल सा है, कोई भी चीज 1 mu से कितना टाइम हेवियर है, बस ये बताते कि सर दोनों वैल्यू सेम है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ 1 है और ये 1 mu की वैल्यू है इसमें। ये है हाइड्रोजन एटम का रियल मास है। कोई पूछे हीलियम एटम का रियल मास, तो 4 इंटू 1.670 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये रियल मास है। 4 थोड़ी उसका मास, सर 4 नहीं, 4 तो रेफरेंस है। क्या है बेटा? कितना टाइम 1 mu से हेवी है। इसके बाद अपने पास जो चीज आती है उसका नाम है बेटा मोलर मास। क्या है बेटा? मोलर मास। मोलर मास क्या होता है बेटा? मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ
एक मोल एटम का मास होता है। एक मोल एटम का मास कैसे निकालेंगे, मैं इसे लिख दूं, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इंटू वन मोल, मास ऑफ वन एटम इंटू, कैसे मुझे कहेगा इस मार्कर का एक का वजन 5 ग्राम है, तो इसे 10 मार्कर का वजन कितना होगा, 50 ग्राम। सेम कहानी है, मास ऑफ वन एटम निकालो, उसको वन मोल से मल्टीप्लाई कर दो कि सर जैसे जैसे मैंने निकाला C7N14, तो बताओ इसके एक एटम का मास कितना है, 14 AMU, पूरा बोलो, एक एटम का मास कितना है बेटा, 14 AMU, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, वन मोल से, हो गया ये मोलर मास। क्या हो गया, मोलर मास। एक मोल एटम का मास, एक एटम नहीं, एक मोल जितने एटम लो तो एक मोल से मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे पता है मैं 14 AMU को 14 इंटू 1 AMU लिख सकता हूं, और वन मोल को अभी बताया था बेटा, वन मोल मतलब एवोगैड्रो लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकते हो। और 14 AMU है, और AMU को अभी सोल्व करवाया था बेटा 1 अपॉन Na ग्राम, 1 अपॉन Na ग्राम होता है, और यहाँ पे Na, तो Na से Na कट गया, क्या आ गया बेटा 14 ग्राम, और पर मोल के लिए निकाल रहे हैं तो 14 ग्राम है पर मोल, पर मोल के लिए निकाला है ना, हर मोल के लिए, तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, देखो सेम ही आया, 14 ग्राम है पर मोल, 12 ग्राम है पर मोल, 11 ग्राम है पर मोल, 9 ग्राम है पर मोल, 7 ग्राम है पर मोल, 4 ग्राम है पर मोल, और 1 ग्राम है पर मोल। तो हमें क्या पता चला कि सर हमें एक चीज पता लगी, तीनों की वैल्यू सेम है। मोलर मास बोले तो ग्राम पर मोल में, एटॉमिक मास बोले तो बिना यूनिट का, और ये बोले तो एम्यू में, लेकिन तीनों में फर्क है। ये एक मोल एटम का मास और ये सिर्फ एक एटम का मास है, और ये सिर्फ रेशियो है। ये क्या है बेटा, रेशियो। इसकी वैल्यू अलग है। देखो कोई मुझसे पूछे 7 एमयू और 7 ग्राम पर मोल सेम है, में बिल्कुल नहीं है, वो 7 ग्राम है, और ये 7 इंटू 1.670 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम है, बहुत छोटा है। तो हमारी बात में ये सिंगल नाइट्रोजन एटम, सिंगल लिथियम एटम का मास है, और ये लिथियम के एक मोल एटम का मास है। हमारी बात में, और ये तो क्या है बेटा, रेफरेंस है। क्या है बेटा, रेफरेंस है। और इस मोलर मास को एटम के लिए अपन क्या बोलते हैं बेटा, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। मोलिक्यूल के लिए बोल देते हैं ग्राम मोलिकुलर मास, एटम के लिए ग्राम एटॉमिक, और मोलिक्यूल के लिए ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर है। अब अपन आगे की बात करते हैं बेटा, क्लियर है।